हेलो बच्चों, इससे पिछले वाले क्लास में मैंने आप लोगों को कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन साथ ही साथ टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में बताया था, जिसमें मैंने एक रिएक्शन आपको बताया था कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आज की इस वीडियो में उसी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के टॉपिक हम लोग आगे लेके बढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको दो तरह के रिएक्शन समझाना चाहूंगा, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। ठीक है, क्या बोला मैंने? एक बोला एक्सोथर्मिक और दूसरा बोला मैंने एंडोथर्मिक। ठीक है, अगर मैं केमिकल रिएक्शन की बात करूं, किसकी बात करूं, अगर केमिकल रिएक्शन की बात करूं तो मैं वैसे केमिकल रिएक्शन की बात करने जा रहा हूं जहां पे आपका हीट क्या होगा, चेंज होगा। ठीक है, हीट क्या होगा, आपका चेंज होगा। ये हीट जो चेंज हो रहा है ये दो तरीके से हो सकता है आपका, या तो हो सकता है कि हीट आपका क्या हो, रिलीज हो, यानी कोई ऐसा केमिकल रिएक्शन जहां पे हीट क्या हो रही है, आपकी रिलीज हो रही है। या फिर दूसरा ये हो सकता है कि वहां पे हीट क्या हो, आपकी एब्जॉर्ब हो, हीट क्या हो, एब्जॉर्ब। ठीक है, तो कोई ऐसा केमिकल रिएक्शन जहां पे हीट रिलीज होती है, आपको पता है कि उस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और एक ऐसा रिएक्शन जहां पे हीट आपकी क्या हो, एब्जॉर्ब हो जाए, उस केमिकल रिएक्शन को हम लोग कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या कहते हैं जी? एंडोथर्मिक रिएक्शन। आई मीन हीट रिलीज हो रहा है तो उसको बोलेंगे एक्सोथर्मिक, और हीट आपका एब्जॉर्ब हो रहा है तो उसको बोलेंगे हम लोग एंडोथर्मिक। इसको एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे मैं पहला एग्जांपल ले रहा हूं बर्निंग ऑफ कार्बन। क्या ले रहा हूं जी? बर्निंग ऑफ कार्बन, या फिर यहाँ पे बर्निंग ऑफ कोल भी आप समझ सकते हैं। यहाँ पे ये कार्बन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न किया और हमको क्या दिया, CO2, और यहाँ पे क्या रिलीज हुई, आपकी हीट एनर्जी रिलीज हुई। अब यहाँ पे हीट क्या हुआ, रिलीज हुआ। तो हीट रिलीज होने की वजह से इसको हम लोग क्या समझेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन समझेंगे। एक और अगर एग्जांपल लूं, यहाँ पे मैं ले रहा हूं बर्निंग ऑफ मीथेन। क्या ले रहा हूं यहाँ पे? बर्निंग ऑफ मीथेन। अगर मैं बर्निंग ऑफ मीथेन की बात करूं, इस मीथेन को याद रखिएगा, इस मीथेन को हम लोग मार्स गैस भी कहते हैं। क्या कहते हैं जी? मार्स गैस, क्योंकि ये मार्सीलैंड एरिया में पाया जाता है। ठीक है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग, मार्स गैस कहते हैं। ठीक है, क्योंकि मार्सीलैंड में पाया जाता है। ठीक है ना, दलदली क्षेत्रों में पाया जाता है। ओके, बर्निंग ऑफ मीथेन। जैसे मीथेन की फार्मूला की बात करो तो CH4 होता है, और ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कंबशन रिएक्शन शो करके यहाँ पे CO2 और साथ ही साथ किसका फॉर्मेशन करता है, H2O का फॉर्मेशन करता है। और यहाँ पे आपको हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी दोनों ही क्या होती है, आपको मिलती है। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर सिंपल वे में समझा जाए एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक को, तो ऐसा रिएक्शन, ठीक है ना, जिसमें एनर्जी इन्वॉल्व हो। ठीक है, एनर्जी के फॉर्म अलग अलग हो सकते हैं। एनर्जी का फॉर्म हो सकता है कि वो लाइट का फॉर्म हो, या फिर हो सकता है कि वो हीट का फॉर्म हो, या फिर हो सकता है कि वो इलेक्ट्रिसिटी का फॉर्म हो। ठीक है, एनर्जी के फॉर्म डिफरेंट हो सकते हैं, नो डाउट। लेकिन अगर वो एनर्जी अगर रिलीज हो रही है तो बेशक उसको हम लोग कहेंगे एक्सोथर्मिक, और अगर एब्जॉर्ब हो रही है तो उसको हम लोग कहेंगे एंडोथर्मिक। ओके, आई होप कि ये बात आपको क्लियर होगी। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं जिसको हम लोग कहते हैं रेस्पायरेशन। क्या कहते हैं? रेस्पायरेशन। अगर मैं रेस्पायरेशन की बात करूं तो इसमें आपको पता है कि यहां पे ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके कंबशन रिएक्शन को शो करता है, और यहाँ पे फॉर्मेशन होती है CO2 की, H2O की, और यहाँ पे क्या रिलीज होती है, दरअसल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एनर्जी ही लिख देता हूँ। क्या लिख देता हूँ? एनर्जी। होता क्या है कि जब भी अगर हम कोई फूड इनटेक करते हैं तो उस फूड में क्या होता है जी, कार्बोहाइड्रेट होता है। वो कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, डिकम्पोज होता है, किसमें, ग्लूकोज में डिकम्पोज होता है। जैसे ही कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होगा वो किसमें टूटेगा, फर्दर ग्लूकोज में। ये ग्लूकोज आपके बॉडी के सेल में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ कंबशन रिएक्शन शो करके वहां पे क्या प्रोड्यूस करता है, आपको एनर्जी प्रोड्यूस करता है। एनर्जी प्रोड्यूस होने की वजह से रेस्पायरेशन रिएक्शन को हम लोग क्या समझते हैं जी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, इसीलिए सवाल भी आता है कि व्हाई रेस्पायरेशन इज कंसीडर्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, तो क्या बोला मैंने कि जैसे ही कार्बोहाइड्रेट हम लोग इंटेक करते हैं, जैसे कि फूड इंटेक करते हैं तो फूड में कार्बोहाइड्रेट होता है, वो कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होके किस में टूटता है जी, ग्लूकोज में टूटता है। ये ग्लूकोज आपके बॉडी के सेल में प्रेजेंट ऑक्सीजन से कंबशन रिएक्शन करके यहाँ पे हमको क्या रिलीज कराता है जी, एनर्जी प्रोड्यूस कराता है, या एनर्जी रिलीज होती है, जिसकी वजह से हम लोग रेस्पायरेशन को क्या कंसीडर करते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कंसीडर करते हैं। और अगर मैं चौथा एग्जांपल ले लूं तो चौथा एग्जांपल में डिकम्पोजिशन ऑफ डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स। डिकम्पोजिशन ऑफ डेड एंड
डिकेइंग प्लांट्स, ठीक है। इज इट क्लियर? तो ये रहे कुछ एग्जांपल्स आपके किसके, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के। अब मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ कुछ एग्जांपल किसके, इंडोथर्मिक रिएक्शन के। सबसे पहला हम लोग ले लेते हैं कि व्हेन नाइट्रोजन कंबाइंड विथ ऑक्सीजन, ठीक है, नाइट्रोजन कंबाइंड विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, या नाइट्रिक ऑक्साइड भी ले सकते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड। इस सिचुएशन में एनर्जी क्या हो जाती है आपकी, हीट क्या हो जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है, ठीक है। जैसे ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट किया और यहाँ पे हीट क्या हो गई आपकी, यहाँ पे हीट को हम लोग रिएक्टेंट साइड ही लिख देते हैं हीट, और ये किस चीज का फॉर्मेशन किया, NO का फॉर्मेशन किया, यानी नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन किया, ठीक है। तो यहाँ पे हीट क्या हुई आपकी, एब्जॉर्ब हुई, तो हीट एब्जॉर्ब हुई, इसीलिए इस रिएक्शन को क्या कहेंगे हम, इंडोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे, ओके। अगर मैं दूसरे एग्जांपल की बात करूं तो जैसे हम यहाँ पे बात कर लेते हैं डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर। इस अगर वाटर में अगर आप इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे, क्या पास कराएंगे, इलेक्ट्रिसिटी, तो ये डिकम्पोज हो जाता है किस में, H2 में, और किस में डिकम्पोज हो जाता है, O2 में। तो यहाँ पे जो एनर्जी इन्वॉल्व हुई किस फॉर्म में इन्वॉल्व हुई, इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में इन्वॉल्व हुई, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में एनर्जी अब्जॉर्ब हुई है, इसीलिए, ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, इंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, ओके, ठीक है। दूसरा अगर एग्जांपल ले लो, यहाँ पे ले लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, क्या ले लेते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। ये कैल्शियम कार्बोनेट को अगर अपन हीट करेंगे तो ये डिकम्पोज हो जाएगा CaO में, और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CO2 में। अब यहाँ पे ध्यान देंगे कि यहाँ पे जो हीट है वो क्या हुई है, एब्जॉर्ब हुई है, तभी जाके CaCO3 का क्या हुआ है आपका, डिकम्पोजिशन हुआ है, किसमें हुआ है, CaO में और CO2 में, ठीक है। अगर एक और एग्जाम्पल ले लें, ठीक है, एक और एग्जांपल ले ले, ये थर्ड नंबर है, फोर्थ नंबर, मान लीजिए कि यहाँ पे हम ले लेते हैं AgCl, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड को अगर आप सनलाइट में रख दें, कहाँ रख दें, सनलाइट में रख दें, तो ये डिकम्पोज हो जाता है Ag में, और किसमें जी, ये Cl2 आपका, ये सिल्वर क्लोराइड आपका डिकम्पोज हुआ सिल्वर में और क्लोरीन में, जहां पे एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ सनलाइट के फॉर्म में क्या हुई है आपकी, एब्जॉर्ब हुई है, ठीक है। तो वैसा रिएक्शन जिसमें एनर्जी क्या हो, एब्जॉर्ब हो, वो एनर्जी हो सकती है कि हीट के फॉर्म में हो, या फिर हो सकती है कि इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में हो, या फिर हो सकती है कि वो सनलाइट के फॉर्म में हो। इससे फर्क नहीं पड़ता है, फर्क किससे पड़ता है कि एनर्जी क्या होनी चाहिए, एब्जॉर्ब होनी चाहिए। उस रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, इंडोथर्मिक रिएक्शन, ओके। और एक बात ध्यान रखिए, यहाँ पे भी H2O का क्या हो रहा है, डिकम्पोजिशन हो रहा है, यहाँ पे भी कैल्शियम कार्बोनेट का क्या हो रहा है, डिकम्पोजिशन हो रहा है, और यहाँ पे भी सिल्वर क्लोराइड का क्या हो रहा है, डिकम्पोजिशन हो रहा है। तो किसी तरह का डिकम्पोजिशन हो, वो किसके अंतर्गत आता है, वो इंडोथर्मिक रिएक्शन के अंतर्गत आता है, क्योंकि यहाँ पे हीट, यहाँ पे जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, ऑलवेज एब्जॉर्ब होती है, या तो वो हीट के फॉर्म में हो, या फिर वो इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में हो, या फिर वो सनलाइट के फॉर्म में हो। इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये हो गया आपका इंडोथर्मिक और ये हो गया आपका एक्सोथर्मिक। लास्ट में एक बात फिर से बोल रहा हूं कि कोई भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो वो हमेशा क्या होता है आपका, इंडोथर्मिक होता है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि डिकम्पोजिशन बसाते वो डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स का नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिकम्पोजिशन ऑफ डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स क्या होता है आपका, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, क्योंकि यहाँ से एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। इसके अलावा और भी जो डिकम्पोजिशन है वो सारे के सारे डिकम्पोजिशन क्या है आपके, इंडोथर्मिक हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे एनर्जी क्या होती है आपकी, एब्जॉर्ब होती है। आई होप कि यहाँ तक आपको पूरी बात समझ में आई होगी। इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आपको लेके चल रहा हूँ डिकम्पोजिशन रिएक्शन की ओर। ओके, अब हम लोग चलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन की ओर। ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जैसा कि हमने पीछे कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ा था, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में मैंने बोला था कि दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस मिल करके एक सिंगल सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है कि एक सिंगल सब्सटेंस दो या दो से ज्यादा सिंपलर सब्सटेंसेस में, दो या दो से अधिक सिंपलर सब्सटेंसेस में क्या हो जाता है जी, ब्रेक डाउन हो जाता है। ठीक है, तो पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं। अ रिएक्शन in which a single substance splits into
2 or more than 2 simpler substances. 2 simpler substances is called decomposition reaction. ठीक है, यहां पे एक सिंगल सब्सटेंस दो या दो से ज्यादा सिंपल सब्सटेंस में क्या होगा जी, टूटेगा। ठीक है, इस रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एक बात ध्यान रखेंगे आप कि यहाँ पे एक सिंगल सब्सटेंस क्या होता है, एक सिंगल सब्सटेंस जो होता है वो स्प्लिट करता है। क्या करता है, स्प्लिट करता है। ठीक है, 2 और मोर देन 2 simpler substances, 2 simpler substances। ठीक है, एक सब्सटेंस, सिंगल सब्सटेंस आपका स्प्लिट होता है 2 और मोर देन 2 सिंपलर सब्सटेंसेस। तो बेशक स्प्लिट करने के लिए आपको क्या प्रोवाइड करानी पड़ेगी, एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा आपको, एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अगर ये एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा तो ये एनर्जी आप 3 तरीके से सप्लाई कर सकते हैं। या तो ये एनर्जी वो आपकी हीट के फॉर्म में हो सकती है, या तो वो एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में हो सकती है, या तो वो एनर्जी आपकी सनलाइट के फॉर्म में हो सकती है। ठीक है, अगर आप किसी एक सिंगल सब्सटेंस को डिकम्पोज कर रहे हैं 2 और मोर देन 2 सिंपल सब्सटेंसेस में बाय हीटिंग, बाय सप्लाइंग हीट एनर्जी, तो इस तरह के डिकम्पोजिशन को हम लोग क्या कहते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन। क्या कहते हैं जी, थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक है, थर्मल डिकम्पोजिशन। ओके, अगर मान लीजिए कि अगर इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा किसी एक सिंगल सब्सटेंस को 2 या 2 से ज्यादा सिंपलर सब्सटेंसेस में अगर आप स्प्लिट कर रहे हैं तो उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। ठीक है, एक हो गया आपका थर्मल डिकम्पोजिशन, एक हो गया आपका इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। अगर सनलाइट इन्वॉल्व हो रही है उसको स्प्लिट करने में तो बेशक यहाँ पे इसको कहेंगे हम लोग फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये हो गया फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, जहां पे सनलाइट क्या होगी, आपकी एनर्जी के फॉर्म में इन्वॉल्व होगी। यानी सप्लाई जो करेंगे एनर्जी का वो क्या करेंगे, सनलाइट के फॉर्म में करेंगे, तो वहां पे क्या होगा, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन होगा। मेरे को जहां तक याद आ रहा है कि आपको मैंने कॉम्बिनेशन रिएक्शन में एक चीज नहीं बताई है जिसको हम लोग बोलते हैं व्हाइट वॉशिंग। क्या बोलते हैं, व्हाइट वॉशिंग। इसको मैं पहले बता रहा हूँ, फिर एक एक करके आपको थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन एंड फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन समझा रहा हूँ। ठीक है, ओके। अगर मैं व्हाइट वॉशिंग की बात करूं तो इस व्हाइट वॉशिंग के लिए अपन लोग मार्केट से क्या लेके आते हैं, सबसे पहले मार्केट से लेके आते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड बोले तो इसको बोलते हैं हम लोग क्विक लाइन। क्या बोलते हैं, क्विक लाइन। इस क्विक लाइन को हम लोग पानी में क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। पानी में ऐड करके कुछ घंटों के लिए, खासकर गाँव में तो मतलब 24 घंटे के लिए छोड़ दिया जाता है, ताकि ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है पूरी तरह से क्या हो जाए, ठंडा हो जाए। ठीक है, क्योंकि ये जो रिएक्शन होता है काफी हाईली एक्सोथर्मिक होता है, क्योंकि इसमें हीट काफी ज्यादा मात्रा में क्या होती है, रिलीज होती है। तो ये कैल्शियम ऑक्साइड इस वाटर से रिएक्शन करके आपका बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनाता है जी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको हम लोग बोलते हैं स्लैक्ट लाइन। क्या बोलते हैं, स्लैक्ट लाइन। ठीक है ना, जहाँ पे हीट आपकी ट्रिमेंडस अमाउंट में रिलीज होती है, इसीलिए इस रिएक्शन को, ठीक है, हम लोग क्या बोलते हैं जी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, when quicklime is added to water there is a formation of slack line and साथ ही साथ यहाँ पे हीट भी काफी ज्यादा मात्रा में रिलीज होता है, इसीलिए इस रिएक्शन को हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन के कैटेगरी के अंतर्गत रखेंगे। ठीक है, आगे अब बात करते हैं, इसी स्लैक लाइन को हम लोग क्या करते हैं जी, दीवार पे चढ़ाते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जैसे ही दीवार पे चढ़ाते हैं, यहाँ पे ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये सराउंडिंग के कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करता है। सराउंडिंग के कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करने के बाद ये बनाता है CaCO3 और साथ ही साथ क्या बनाता है, वाटर। ये वेपर के फॉर्म में होता है, इसीलिए ये क्या हो जाता है, वाटर वेपर के फॉर्म में होने की वजह से ये एटमॉस्फेयर में चला जाता है। और ये कैल्शियम कार्बोनेट चूंकि एक सॉलिड सब्सटेंस है, क्या है, सॉलिड सब्सटेंस है। ठीक है, ये सॉलिड सब्सटेंस आपके वाल पे क्या हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं चूना पोताई। क्या कहते हैं, चूना पोताई। या फिर अंग्रेजी की बात करें तो व्हाइट वॉशिंग बोलते हैं।
ठीक है। फिर से मैं एक बार बता देना चाहूंगा कि ये कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग कहाँ चढ़ाते हैं, दीवार पे। दीवार पे चढ़ाते समय सराउंडिंग में जो मौजूद है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, उससे रिएक्शन करके क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। और ये जो वाटर रिलीज होता है, ये वाटर वेपर के फॉर्म में होने की वजह से सराउंडिंग में चला जाता है, एटमोस्फेयर में चला जाता है, ठीक है, ओके। और ये कैल्शियम कार्बोनेट आपका वाल पे क्या हो जाता है जी, डिपॉजिट हो जाता है, जिसको आप क्या कहते हैं जी, व्हाइट वॉशिंग, ठीक है। तो व्हाइट वॉशिंग में रिएक्शंस आपके क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। आई होप कि ये बात आपको समझ में आई होगी। अब हम लेके चल रहे हैं आपको थर्मल डिकम्पोजिशन की ओर, ठीक है। पहले थर्मल, फिर इलेक्ट्रोलाइटिक और फिर आपका फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, ठीक है। तब तक के लिए आप इस पूरी बातचीत को नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको आगे लेके चल रहा हूं। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन की, ठीक है। थर्मल डिकम्पोजिशन, तो अभी कुछ देर पहले मैंने बताया कि थर्मल डिकम्पोजिशन एक ऐसा डिकम्पोजिशन होगा जिसमें आपकी क्या होगी, हीट इन्वॉल्व होगी, ठीक है। यानी हम सप्लाई करेंगे कि किस तरह की एनर्जी का, हीट एनर्जी का। उस हीट एनर्जी के सप्लाई होने की वजह से ही वो सिंगल सब्सटेंस स्प्लिट होगा दो या दो से ज्यादा सिंपलर सब्सटेंसेस में, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन which is carried by heat, ठीक है। एक ऐसा रिएक्शन जो कि किसके द्वारा हो, हीट के द्वारा हो, उस डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं जी, थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं, ठीक है। जैसे सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं एग्जाम्पल के तौर पे डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अगर मैं डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट की बात करूं तो आपको पता है, ये तो बहुत बार लिख चुके हैं हम लोग। यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट हुआ, यहाँ पे हमने क्या लिया जी, इसको हीट दिया। ये चूंकि सॉलिड के फॉर्म में होता है और ये डिकम्पोज होगा कैल्शियम ऑक्साइड जो कि एक सॉलिड है, और ये किसमें कन्वर्ट होगा, CO2 जो कि ये क्या है, गैस है, ओके। तो ये हो गया आपका डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, जो किसकी वजह से हुआ, हीट की वजह से हुआ। दूसरी बात कर लेते हैं डिकम्पोजिशन ऑफ पोटेशियम क्लोरेट, अगर डिकम्पोजिशन ऑफ पोटेशियम क्लोरेट की बात करें तो ये रहा आपका पोटेशियम क्लोरेट। इज इट क्लियर? चूंकि ये क्या है, सॉलिड सब्सटेंस है, यहाँ पे भी हमने क्या दिया, हीट। और शायद आपको याद होगा कि यहाँ पे हमने कैटलिस्ट यूज किया था, मैग्नीज ऑक्साइड, ठीक है। कौन सी कैटलिस्ट यूज करी थी जी, मैग्नीज ऑक्साइड, ओके। तो ये मैग्नीज ऑक्साइड के प्रेजेंस में यहाँ पे कैटलिस्ट ये काम करता है कि जो हम हीट एनर्जी दे रहे हैं उसके अमाउंट को क्या कर देता है, कम कर देता है। यानी जितनी एनर्जी एक्चुअल में लगेगा बिना कैटलिस्ट का, उस जैसे ही कैटलिस्ट यूज करेंगे तो कम ही एनर्जी पे, यानी कम ही हीट एनर्जी पे ये क्या हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पे हमने क्या, ये जो डिकम्पोज हुआ ये किसमें डिकम्पोज हुआ, पोटेशियम क्लोराइड में, और साथ ही साथ ये ऑक्सीजन आपका क्या है जी, गैस है, और ये पोटेशियम क्लोराइड आपकी क्या होगी, एक सॉलिड सब्सटेंस होगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका डिकम्पोजिशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड, जो किसका एग्जाम्पल है, आपका थर्मल डिकम्पोजिशन का। एक और बात कर लेते हैं, तीसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट, डिकम्पोजिशन ऑफ लीड नाइट्रेट, ठीक है, ओके। इसको हिंदी में ही लिख लेते हैं, सॉरी इंग्लिश में लिख लेते हैं, लीड नाइट्रेट, ओके। चलिए, तो यहाँ पे हमने लीड नाइट्रेट लिया, PbNO3 का होल ट्वाइस। ये यहाँ पे हमने क्या दिया, इसको हीट दिया। अब ये डिकम्पोज होता है, किसमें डिकम्पोज होता है, लीड ऑक्साइड में, साथ ही साथ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में, और साथ ही साथ यहाँ पे ऑक्सीजन गैस भी क्या होती है, आपकी रिलीज होती है। ये भी क्या है, आपका गैस है, ये भी आपका क्या है, गैस है, और ये आपका क्या है, आपका सॉलिड है, और ये भी आपका क्या है, सॉलिड है। ध्यान रहे कि ये व्हाइट कलर का होता है, ध्यान रहे कि ये किस कलर का होता है जी, येलो कलर का होता है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, आपको याद होगा कि जब हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन बताया था, या फिर कहीं ना कहीं हमको याद है कि मैंने पीछे रिएक्शन में बताया था कि जब नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड या नाइट्रिक ऑक्साइड जब ऑक्सीजन से कंबाइंड होता है तो ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, जिसका कलर क्या होता है जी, रेडिश ब्राउन। ये एक तरह का रेडिश ब्राउन फ्यूम है, क्या है, रेडिश ब्राउन फ्यूम है, ठीक है। और साथ ही साथ क्या रिलीज होती है, आपकी ऑक्सीजन गैस। सवाल पूछ लिया जाता है कि व्हेन लेड नाइट्रेट इज हीटेड, ठीक है ना,
रेडिश ब्राउन फ्यूम इज रिलीज। तो रेडिश ब्राउन फ्यूम जो होता है वो किस गैस का होता है? तो बेशक किस गैस का होता है जी? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का होता है। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, चलते हैं आगे, एक और ले लेते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल। फेरस सल्फेट क्रिस्टल। अगर फेरस सल्फेट क्रिस्टल की बात करें तो फेरस सल्फेट क्रिस्टल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका FeSO4.7H2O। ठीक है, यहाँ पे ये वाटर मॉलिक्यूल है और ये वाटर मॉलिक्यूल को ही हम लोग क्या कहते हैं जी? आगे हम आपको पढ़ाएंगे, इसी को कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये दो चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इसको याद रखेंगे आप। ये दो चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, एक तो होता है क्रिस्टल शेप के लिए, क्रिस्टलाइन शेप के लिए, और दूसरा जो चीज है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और आपको पता होगा कि इस फेरस सल्फेट और 7H2O के साथ अगर लेंगे तो इसकी जो कलर होती है वो क्या होती है? ग्रीन कलर होता है। क्या होता है? ग्रीन कलर। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन की अगर बात करें तो यहाँ पे FeSO4.7H2O जैसे ही अपन हीट करेंगे यहाँ पे, तो हीट होने के बाद ये क्या हो जाएगा? इसका वाटर मॉलिक्यूल अलग हो जाएगा, यानी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या कर देगा? ये लूज कर देगा। जैसे ही ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लूज करेगा तो ये एनहाइड्रस हो जाएगा। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के मौजूद होने की वजह से ये हाइड्रेटेड है। क्या है? हाइड्रेटेड। ठीक है, और जैसे ही इसका वाटर मॉलिक्यूल अलग हो जाएगा तो इसको हम लोग बोलते हैं एनहाइड्रस। क्या बोलते हैं? एनहाइड्रस। हाइड्रेटेड होने की वजह से ही इसकी कलर क्या है? आपकी ग्रीन है, इसीलिए इसको बोलते हैं हाइड्रेट। इसको बोलेंगे, ऐसे पढ़ेंगे क्या? आयरन सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। ठीक है, यह हेप्टाहाइड्रेटेड आयरन सल्फेट है ये। ठीक है ना, जिसमें 7 मॉलिक्यूल है किसके? वाटर के। इज इट क्लियर? तो अभी ये हाइड्रेटेड है, अभी ये क्या है? हाइड्रेटेड आयरन सल्फेट। हाइड्रेटेड आयरन सल्फेट। जैसे ही हमने इसको हीट किया तो इसके वाटर मॉलिक्यूल क्या हो गए? अलग हो गए। ठीक है, अब ये क्या हो गया? आपका एनहाइड्रस हो गया। क्या हो गया? आपका एनहाइड्रस। ठीक है, तो अभी ये हाइड्रेटेड था तो इसकी कलर क्या थी जी? ग्रीन थी। लेकिन जैसे ही एनहाइड्रस हो गया, एनहाइड्रस होने की वजह से, एनहाइड्रस इसलिए हुआ क्योंकि इसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या हो गया? बाहर निकल गया या फिर लूज हो गया, ऐसा समझ सकते हैं। ठीक है ना, इसने अपने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को क्या कर दिया? लूज कर दिया। तो अब ये क्या हो गया? एनहाइड्रस। एनहाइड्रस होने की वजह से इसका जो कलर है वो क्या हो गया? गायब हो गया, और ये किस कलर का हो गया? आपका व्हाइट कलर का हो गया। ठीक है, इज इट क्लियर? अब फर्दर अगर आप इस एनहाइड्रस आयरन सल्फेट को अगर आप फर्दर अगर हीट करेंगे तो फर्दर हीट करने के बाद ये कन्वर्ट हो जाता है आयरन ऑक्साइड। इसको आयरन 3 ऑक्साइड बोलते हैं, फिर फेरिक ऑक्साइड भी बोलते हैं। साथ ही साथ आपको क्या देगा? SO2 देगा, और क्या देगा? SO3 देगा। इस सल्फर ऑक्साइड और सल्फर ट्राईऑक्साइड की जो स्मेल होती है वो काफी क्या होती है? पंजेंट होती है। इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, काफी तीखा स्मेल होता है, पंजेंट स्मेल होता है, रोटेनिंग एग की तरह। ठीक है, यहां हुआ आपका एनहाइड्रस आयरन सल्फेट। आयरन सल्फेट इसको मैंने हीट दिया, ये डिकम्पोज हुआ किसमें? फेरिक ऑक्साइड में। फेरिक ऑक्साइड में, या फिर इसी को बोलते हैं हम लोग आयरन 3 ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? आयरन 3 ऑक्साइड। आयरन 3 ऑक्साइड इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो आयरन की वैलेंसी यूज हुई है वो कितनी यूज हुई है? आपकी आयरन की वैलेंसी 3 यूज हुई है, इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं आयरन 3 ऑक्साइड। और जब आयरन की वैलेंसी 3 होगी तो वहां पे बोलेंगे फेरिक, और आयरन की वैलेंसी जहां पे 2 होगी उसको बोलेंगे हम लोग फेरस। ओके, ठीक है। ये जो फेरिक ऑक्साइड होता है या फिर आयरन 3 ऑक्साइड होता है, ये कलर में क्या होता है? ब्राउन कलर का होता है। किस कलर का होता है? ब्राउन कलर का। ठीक है, और ये आपका सल्फर डाइऑक्साइड क्या है? गैस है, और सल्फर ट्राइऑक्साइड भी क्या है? आपका गैस है। तो यहाँ पे हुआ आपका डिकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट। ओके, फिर से एक बार बता देना चाहूंगा, डिकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल। फेरस क्रिस्टल, इसको फेरस सल्फेट का क्रिस्टल इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे क्या मौजूद है जी? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्योंकि ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन 2 चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, एक तो आपका क्रिस्टलाइन शेप के लिए और दूसरी चीज कलर के लिए। इसी वाटर मॉलिक्यूल के होने की वजह से या फिर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होने की वजह से इसकी कलर क्या है? ग्रीन है। जैसे ही ये अपना वाटर मॉलिक्यूल लूज करता है तो ये एनहाइड्रस होता है सबसे पहले, और एनहाइड्रस होने के साथ साथ ये जो इसका कलर ग्रीन था वो किस में कन्वर्ट हो गया? व्हाइट कन्वर्ट हो गया।
अब ये इसने अपनी कलर भी क्या कर दी, लूज कर दी, ठीक है। फिर हमने जब इस आयरन सल्फेट को हमने क्या किया, फर्दर हीट किया, तो एक इसमें कन्वर्ट हुआ फेरिक ऑक्साइड में, सल्फर डाइऑक्साइड में, और साथ ही साथ किसमें कन्वर्ट हुआ, सल्फर ट्राई ऑक्साइड में, ठीक है। ये एनहाइड्रस आयरन सल्फेट, और यहाँ पे ब्राउन कलर का क्या बना है, आयरन ऑक्साइड, ठीक है, या फिर इसी को फेरिक ऑक्साइड या फिर आयरन 3 ऑक्साइड आप कहते हैं। ये सल्फर डाइऑक्साइड और ये आपका सल्फर ट्राई ऑक्साइड, ठीक है। तो ये रहा आपका डिकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट। आई होप कि यहाँ तक बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। इस पूरी बातचीत को एक बार क्या कर लीजिए, आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आपको आगे लेके चल रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब हम लोग समझ लेते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, ठीक है। जैसा कि मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखा है, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस व्हिच टेक प्लेस व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू द कंपाउंड इन मोल्टेन स्टेट और इन एक्वस सॉल्यूशन आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन में ये तो आपको तय हो गया है कि वहां पे इलेक्ट्रिसिटी हमको क्या करना है, पास कराना है। इलेक्ट्रिसिटी पास कराने के लिए यहाँ पे दो कंडीशन है, या तो ये मोल्टेन स्टेट होना चाहिए उस कंपाउंड का, या फिर क्या होना चाहिए, एक्वस सॉल्यूशन होना चाहिए, ठीक है। इन दोनों बात को हम लोग समझते हैं कि क्यों यहाँ पे मोल्टेन स्टेट होना चाहिए या फिर एक्वस सॉल्यूशन होना चाहिए, ठीक है। इसको समझाने के लिए हम एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है आपका इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl, ठीक है ना, या फिर सोडियम क्लोराइड, यहाँ पे लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, सोडियम क्लोराइड, ठीक है जी, ओके। अब चूंकि आप इतना तो जानते हैं कि NaCl क्या है, एक तरह का सॉलिड सब्सटेंस है। सॉलिड सब्सटेंस तो है, ठीक ही है, लेकिन साथ ही साथ ये क्या है जी, आयनिक कंपाउंड है। क्या है कंपाउंड, कैसा कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड है। आयनिक कंपाउंड ये इसलिए है क्योंकि यहाँ पे कैटायन होते हैं और ये क्या होता है, एनायन होते हैं, यानी कैटायन और एनायन से मिलकर बना होता है आपका आयनिक कंपाउंड। कैटायन के तौर पे क्या होता है जी, आपका Na+ होता है, और एनायन के तौर पे क्या होता है, आपका Cl- होता है। लेकिन जब ये NaCl सॉलिड के फॉर्म में होता है तो इसके आयंस आपके फ्री नहीं होते हैं। तो आयंस के फ्री ना होने की वजह से यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिसिटी पास कराए तो उसका डिकम्पोजिशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए वहां पे कोई भी चार्ज कैरियर्स नहीं है। तो यहाँ पे जैसे ही हम इसको मोल्टेन फॉर्म में लेंगे या फिर एक्वस सोल्यूशन में लेंगे, अगर यहाँ पे हम या अगर इनका मोल्टेन फॉर्म ले लें या फिर हम इसका एक्वस सोल्यूशन ले लें, तो एक्वस सॉल्यूशन या फिर अगर मोल्टेन फॉर्म दोनों ले ले, तो इस सिचुएशन में आपके आयंस क्या हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं। और आयंस फ्री हो जाएंगे तो ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे जी। इलेक्ट्रिसिटी क्या होगा, आपका कंडक्ट होगा। और इलेक्ट्रिसिटी जैसे ही कंडक्ट होगी तो वहां पे आपका क्या डन होगा, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस डन होगा, ठीक है। क्योंकि बिना इलेक्ट्रिसिटी पास कराए आप इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं कर सकते, आपको भी पता है। और इलेक्ट्रोलाइसिस तभी पास कर सकता है जब उनके क्या हो, आयंस फ्री हो। और आयंस फ्री तभी हो सकते हैं या तो वो मोल्टेन फॉर्म में हो या फिर एक्वस सॉल्यूशन में हो। इज इट क्लियर? इसीलिए मैंने यहाँ पे मोल्टेन स्टेट और एक्वस सॉल्यूशन की बात करी है। तो चलिए हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस देखते हैं सोडियम क्लोराइड का। मान लेते हैं कि ये सोडियम क्लोराइड इनिशियली तो आपका क्या है, सॉलिड है। इसको मोल्टेन फॉर्म में लाने के लिए हमको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा जी, इसको हीट करना पड़ेगा। हीट किया तो अब ये क्या हो गया, आपका NaCl मैंने ले लिया, ये मोल्टेन ले लिया। क्या ले लिया, मोल्टेन। मोल्टेन होने का मतलब कि ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर गया, आयंस के फॉर्म में एग्जिस्ट कर गया। जो कि इनिशियली सॉलिड के फॉर्म में थे तो ये आयंस वहां पे उसके फ्री नहीं थे, लेकिन जैसे ही हमने इसको गर्म किया तो ये मेल्ट कर गए। ये सोडियम क्लोराइड मेल्ट किया यानी मोल्टेन फॉर्म में हुआ, और मोल्टेन फॉर्म में हुआ तो इसके क्या हो गए, आयंस फ्री हो गए। अब मैं आपको इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस समझा रहा हूँ कि कैसे होता है, जरा ध्यान से समझिएगा इसको, ठीक है। मान लेते हैं कि यहाँ पे हमने ले लिए मोल्टेन NaCl। क्या ले लिया, मोल्टेन NaCl ले लिया, नो डाउट, ठीक है जी। मोल्टेन NaCl ले लिया, ओके। यहाँ पे मैं 2 इलेक्ट्रोड ले रहा हूं जिसकी वजह से हम इस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे, ओके। ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रोड हैं। एक इलेक्ट्रोड को मैं बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और एक इलेक्ट्रोड को मैंने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से क्या कर दिया जी, जोड़ दिया। पॉजिटिव टर्मिनल से जो जुड़ा हुआ होता है उसको हम लोग कहते हैं एनोड, और जो नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ होता है उसको हम लोग कहते हैं कैथोड। इज इट क्लियर? और एक बात का ध्यान रखेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में हमेशा और हमेशा हम लोग डायरेक्ट करंट का यूज करते हैं। हम लोग सेल या बैटरी का यूज करते हैं, कभी भी हम लोग अल्टरनेटिंग करंट का यूज नहीं करते।
अब ये सवाल मेरा आपसे है कि क्यों किसी इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में हम लोग डायरेक्ट करंट का यूज करते हैं, अल्टरनेटिंग करंट का यूज क्यों नहीं करते। ओके, ठीक है। तो जो पॉजिटिव टर्मिनल से जुटा उसको हमने बोला एनोड, और जो नेगेटिव टर्मिनल से जुटा उसको हमने क्या बोला, कैथोड। अब यहाँ पे चूंकि क्या है आपका Na प्लस है और क्या है आपका Cl माइनस है। अब आप सिंपल सा लॉजिक है, आप ही बताइए कि Na प्लस जो नेचर में कैसा है, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव नेचर का है, तो पॉजिटिव नेचर की होने की वजह से किसके तरफ अट्रैक्ट होगा, बेशक कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होगा। और ये Cl माइनस नेगेटिव नेचर की होने की वजह से किसके तरफ अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव की तरफ, यानी कहने का मतलब एनोड की तरफ अट्रैक्ट होगा। इज इट क्लियर। कहानी हम लोग बात कर लेते हैं एट द एनोड। इज इट क्लियर। अब यहाँ पे Cl माइनस विल अट्रैक्ट टुवर्ड्स एनोड ड्यू टू इट्स नेगेटिव नेचर, ड्यू टू इट्स नेगेटिव नेचर। नेगेटिव नेचर की होने की वजह से ये किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, आपका एनोड की तरफ अट्रैक्ट होगा। अब यहाँ पे Cl माइनस है, Cl माइनस तभी हुआ होगा जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ होगा, गेन हुआ होगा। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज कर देगा। अब ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो बेशक ये क्या बनेगा, Cl बनेगा। और आपको पता है कि एटम तो ऐसे एग्जिस्ट नहीं करते जी, एटम आपके फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते, वो तो कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो बेशक हम यहाँ पे हमने क्या ले लिया, 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया और यहाँ पे क्या बना दिया, यहाँ पे Cl2, और यहाँ पे हमने 2 क्लोरीन आयन ले लिया। क्या ले लिया, 2 क्लोरीन आयन ले लिया। तो 1 क्लोरीन आयन 1 इलेक्ट्रॉन, तो 2 क्लोरीन आयन 2 इलेक्ट्रॉन, और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लूज होगा, तो अब यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये Cl2 में एग्जिस्ट कर जाएगा। और ये Cl2 कहाँ से एग्जिस्ट करेगा जी, फ्रॉम द एनोड से क्या रिलीज होगा, आपका क्लोरीन गैस रिलीज होगी। ओके, अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी एट द कैथोड की, ठीक है। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी की मदद से कहाँ चला जाएगा, आपका कैथोड के पास। और कैथोड पे क्या कहानी होगी, यहाँ पे जाएगा Na प्लस, और यहाँ पे बेशक कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन यहाँ पे सोडियम प्लस से सोडियम होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, 1 इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, तो बेशक यहाँ पे क्या होगा, 2 सोडियम आयन होगा, और ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 2Na। क्या हो जाएगा, 2Na। और ये सोडियम कहाँ पे डिपोजिट होगा जी, कैथोड पे डिपोजिट होगा। कहाँ पे डिपोजिट होगा, आपका कैथोड पे डिपोजिट होगा, ठीक है। यानी इलेक्ट्रोलाइसिस जब हम करेंगे मोल्टेन सोडियम क्लोराइड का, तो हमको क्लोरीन कहाँ से ऑब्टेन होगी, एट द एनोड, और जो सोडियम आपका ऑब्टेन होगा वो कहाँ से होगा, एट द कैथोड। मैं आपको एक और चीज आगे बताऊंगा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में, ठीक है, कि अगर यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जिस रिएक्शन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं जी, ऑक्सीडेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। इज इट क्लियर। जिस रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, लूज होता है, उस इलेक्ट्रॉन लॉस होता है, उस सिचुएशन में उसको क्या कहते हैं हम लोग, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और जिस रिएक्शन में अगर आपका इलेक्ट्रॉन गेन होता है, उस सिचुएशन में हम लोग उस रिएक्शन को कहते हैं रिडक्शन रिएक्शन। क्या कहते हैं, रिडक्शन रिएक्शन। यहां से एक बात और आपको क्लियर हो गया होगा कि ऑक्सीडेशन हमेशा कहां होता है जी, एट द एनोड, और रिडक्शन हमेशा क्या होता है जी, एट द कैथोड। इज इट क्लियर। फिर से मैं एक बार बोल दे रहा हूं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जिस रिएक्शन में हो उस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जिस रिएक्शन में होता है उसको बोलते हैं हम लोग रिडक्शन रिएक्शन। ओके, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हमेशा कहाँ होता है जी, एट द एनोड, और रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है जी, हमेशा एट द कैथोड। इज इट क्लियर। क्योंकि यहाँ पे जो क्लोरीन ऑब्टेन हुई है ड्यू टू ऑक्सीडेशन, और यहाँ पे जो आपको सोडियम ऑब्टेन हुआ है ड्यू टू रिडक्शन। आई होप कि इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अगर मैं पूरे रिएक्शन को लिखूं तो यहाँ पे ध्यान दें कि यहाँ पे 2NaCl होगा, और यहाँ पे आपने क्या पास कराया जी, इलेक्ट्रिसिटी पास कराई। क्या पास कराई, इलेक्ट्रिसिटी। जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास कराया यहाँ पे आपने, तो यहाँ पे 2Na बना, और ये क्या बना, Cl2 बना। क्या बना, Cl2। इज इट क्लियर। आई होप की बात आपको समझ में आई होगी। तो ये रहा आपका रिएक्शन, ठीक है। ये कहां से ऑब्टेन होगा, एट द कैथोड, यानी फ्रॉम द कैथोड से, या फिर एट द कैथोड। और ये होगा क्या बाबू, फ्रॉम द एनोड,
एनोड। इज इट क्लियर? आई होप कि ये पूरी बातचीत आपको समझ में आई होगी, ठीक है। अब मैं आगे अगर आपको इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर समझाऊं तो काफ़ी वीडियो लंबी हो जाएगी, ठीक है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर समझाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड समझा रहा हूँ, ठीक है। इसके आगे मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरे साथ बने रहने के लिए। इन चीज़ों को आप एक बार बढ़िया से क्या कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। ओके। और आपको आपसे बस यही गुजारिश है, गुजारिश कहिए या फिर जो कुछ भी समझ लीजिए आप, कि अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बोलिए, ठीक है। इससे क्या होगा, ये मेरे लिए एक तरह से मोटिवेशन का काम करेगा, ठीक है। तो बस अगर आप वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको वीडियो से फ़ायदा है या फिर आपको कोई लाभ पहुंच रहा है तो बेशक आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए, ताकि वो मेरे लिए क्या हो सके, मोटिवेशन हो सके, ठीक है। तो हम आपसे मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर के साथ, और एक है आपका फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, ठीक है। और उसके बाद और भी हम लोग टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की बात करेंगे, ठीक है। एक बार आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। ओके।